बुंदेलखंड की राज्य की मांग बहुत दिनों से भी चल रहा है। बुंदेलखंड राज, भारतीय जनता पार्टी जब आई थी कह रहे थे हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे। तो आप क्या इसमें चाहते हैं, क्या बुंदेलखंड राज कभी बन पाएगा या मिल पाएगा बुंदेलखंड वासियों को? देखिए, इसमें ये बड़ा पेचीदा विषय जी। है। राज्य का जो सृजन होता है, जो छोटे राज्य बनते हैं, तो अगर आपके पास संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन आपके हैं, आपके यहाँ व्यवस्थाएं चलाने लायक चीज़ें हैं, जी तब तो राज्य बहुत फायदेमंद चीज़ है। जी चूँकि साझा संस्कृति हमारी होती है, और जब छोटा राज्य होता है तो हमारी जो राजधानी होती है वहाँ नज़दीक होती है। जी। तो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हमें बड़ी नज़दीक होती हैं। जी। जैसे हमें कोई समस्या हुई तो हम लखनऊ बार बार नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारी राजधानी अगर झांसी होगी तो हम जा सकते हैं। हैं। अभी मैं एक चीज़ से थोड़ा सा नाखुश हूँ जी। कि जैसे अभी मैंने सुना है, मुझे तो पूरा आइडिया नहीं है, कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो 4 भागों में विभक्त करने का प्लान जो सरकार का है, कुछ साल पहले आया था, आपने पढ़ा होगा, तो उसको प्रयागराज को इसमें लेके राजधानी इलाहाबाद बनाने की सोच रहे थे। ये कैसे, मतलब ये इसमें तो मुझे बड़ा मतलब घोर आपत्ति है। बुंदेलखंड आप नाम दे रहे हैं, बुंदेलखंड की संस्कृति अलग है और प्रयागराज खुद की संस्कृति बड़ी समृद्ध है। बिल्कुल, प्रयागराज की अलग संस्कृति है, हमारी अलग संस्कृति है। इस जिले मतलब ये जो जिले हैं, इनकी सांस्कृतिक विरासत लगभग सेम है, इनका संस्कृति सेम है, इनकी सोच सेम है, सब कुछ है जी। तो इनको एक उसमें ढांचे में बदल दिया जाए जी। तो अगर ऐसा हो गया तब तो बहुत बेहतर है। तब तो वास्तव में बुंदेलखंड का हम स्वागत भी करेंगे। हम चाहते हैं ऐसा बुंदेलखंड राज्य बने जो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और बहुत जो देश में बड़ी अच्छी उस पर रहे। अब बात आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आपको जितना देखता हूँ, जनता भी आपको बहुत देखती होगी। अब मैं पोस्ट देखता हूँ कि आप सुखबाली तो बहुत डाल देते हैं, पोस्ट डालते हैं, नेता डालते हैं, आप भी उचित हैं, लेकिन आज तक मैंने डॉक्टर सनत राजपूत के पेज में ये कभी नहीं देखा कि किसी की गमी में गए हों, वो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हो। ऐसा क्यों, आप जाते नहीं हैं या फिर डालते नहीं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, ऐसा है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जाता होगा, मुझे जहाँ पता चलता है। लेकिन सोशल मीडिया में तो कभी नहीं आपने मैं बचा बता रहा हूँ, कहीं पता चल जाता है मुझे, मैं वहाँ जाता हूँ। जहाँ मुझे पता ही ना चले वो एक अलग बात है। जी। जैसे अब मेरी भी सीमित क्षमता, मेरे सीमित लोग हैं, सीमित मेरे संसाधन हैं। अगर मुझे पता चलता है मैं जरूर सम्मिलित होता हूँ, 100% सम्मिलित होता हूँ। डालता क्यों नहीं, इसके पीछे एक मानवीय वजह है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके दुख में सम्मिलित हुआ हूँ, दुख में सम्मिलित, तो मैं आपको संबल देने के लिए सम्मिलित हुआ हूँ। उस दुख का मैं प्रचार करके, अपनी अच्छाई का जबरदस्ती प्रचार करके कि मैं आपके यहाँ गमी में गया था और मैं स्वयं लाभ लेने को बहुत बेहतर नहीं मानता मानवीय दृष्टिकोण से। आप उस समय गम में हैं और उस समय मेरे लोग कैमरा चलाएं और उस कैमरे से फोटोओं को हम लोग उस पर सोशल मीडिया पर दिखाएं, तो ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। ये मानवीय दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं तो कभी नहीं करूँगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसको मत करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल तो नेता जाते हैं, कुछ भी हो, वो पैरों के नीचे यदि हैं तो वो भी फोटो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे कि आज उनके यहाँ जाना हुआ, रहना हुआ। आप मंचों पे जाइए, आप खेल आयोजनों में जाते हैं, आप जाइए, सांस्कृतिक आयोजनों में जाइए, धार्मिक आयोजनों में जाइए, शादियों में जाइए, जो चीज़ें दिखाने लायक हैं उनको दिखाइए, क्योंकि आपको भी स्वयं का प्रचार करना है जी। क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ आया, मालूम मैं बेलाताल गया, पनवाड़ी के आदमी को कैसे पता लगेगा कि मैंने आज दिन भर क्या किया? तो ये बताने के लिए ठीक है, लेकिन किसी के दुख को दिखाना या किसी के दुख को अपने लिए कैसे कराना, ये मानवीय दृष्टि से, मानव होने पे प्रश्न चिन्ह है, सही नहीं मुझे लगता। तो मैं तो कभी नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कभी नहीं करता। जाता मैं सब जगह हूँ। अब बात आती है, आप एक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अब राजनेता भी बनने के लिए तैयार हैं और एक खिलाड़ी भी बेहतरीन है। जितना मैं जानता हूँ, आपकी क्रिकेट देखता हूँ, कई बार उसमें देखता हूँ उद्घाटन में जाते हैं, छक्का मारते हैं आप। ये वीडियो भी आपके वायरल है कि छक्का ही मारते हैं आप। तो आप शिक्षा में ज़्यादा फोकस रहता है या स्वास्थ्य में रहता है या रोजगार में रहता है या फिर क्रिकेट में रहता है, किसमें आपको प्राथमिकता किसमें ज़्यादा रहती है? सब चीज़ों में। और बात आ जाती है कि अपना टैलेंट बहुत है, क्रिकेट में खेलते हैं बहुत हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं जा पाए अपने यहाँ से कि नेशनल लेवल खेलें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल खेलें, ये क्यों नहीं पहुँच पाते, कहाँ कमी रह जाती है? इसमें मैं 3-4 चीज़ें आपको जल्दी, चूँकि अब समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो भी लंबा ना हो, मैं 3-4 चीज़ें बड़ी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखिए, समझिए, मैं एक पहले तो डाटा बता रहा हूँ आपको। जो हमारा देश है भारत, इसमें छोटे छोटे राज्य कई हैं। हरियाणा जैसे राज्य, हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या है 2.1%, और उसमें जो ओलंपिक प्रतिभागी हैं वो कितने हैं? वो तो बहुत ज़्यादा है, 20.5%। बिल्कुल। मतलब आप सोचेंगे 117 में से कुल ओलंपिक प्रतिभागी 117, उसमें से 24 प्रतिभागी हरियाणा के। उसकी जनसंख्या टोटल 2% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 17%, बिल्कुल। ओलंपिक प्रतिभागी 5.1%, लगभग 6। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 6%, ओलंपिक प्रतिभागी 1.7%, और बुंदेलखंड की जनसंख्या 1% के ऊपर है, ओलंपिक प्रतिभागी 0।
एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर, एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हमारे यहाँ से नहीं है। उसकी वजह क्यों? ये है हमारे यहाँ एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले कि पूरे महोबा जिले में एक भी खेल का मैदान, एक भी ढंग का स्टेडियम, एक भी ढंग की ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ बच्चे हमारे खेल सकें। जैसे मेरा सचिन तेंदुलकर यहाँ पैदा हो जाते तो वो सचिन तेंदुलकर कभी नहीं मिल पाते, वो क्रिकेट के भगवान नहीं होते। उनको लेदर की गेंद से खेलने का मैदान नहीं मिल रहा था तो कहाँ से होते। मैंने पहली बार जो टेनिस कोर्ट देखा, विश्वास मानेंगे, अच्छी ईमानदारी से आप बताइए, आपने टेनिस कोर्ट अभी कहाँ देखा? नहीं देखा। ओरिजिनल टेनिस कोर्ट जैसा होता है अभी महोबा में था, वो भी तोड़ गया, वो हो गया। मैंने जो पहली बार टेनिस कोर्ट देखा था BHU में, मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था, मैंने वहाँ देखा था पहली बार 2003-4 में। अब हम उम्मीद कैसे करें कि हम कैसे, जब हम टेनिस कोर्ट ही नहीं देखेंगे, बैडमिंटन कोर्ट ढंग का नहीं देखेंगे, हम उम्मीद कैसे करेंगे? हम फुटबॉल का मैदान कहीं नहीं है आसपास, क्रिकेट का मैदान कहीं ढंग का नहीं है जहाँ लेदर से टर्फ पे खिलाया जा रहा हो, अच्छी पिच पे खिलाया जा रहा हो, कोचेज नहीं है। तो ये व्यवस्था बहुत आसान है, ये जब हो जाएंगी तो ठीक है। मैं इसकी एक और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ डिटेल से। 2-3 डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा शिक्षा को लेकर के और ख़ासतौर से यहाँ के रोजगार को लेकर के। इसको आप समझिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे शिक्षा की स्थिति इतनी खराब क्यों है, उसकी वजह क्या है? जो साक्षरता दर है जी, अगर आप कंपेयर करें विकसित देशों से, मैंने एक डाटा मैंने खुद रिसर्च किया था उसको, विकसित देशों से अपने भारत की जो साक्षरता दर है, नेशनल साक्षरता दर, फिर जो सबसे कमज़ोर राज्य है उस फील्ड में बिहार था जी, बुंदेलखंड की उससे भी कम है। शिक्षित देशों की साक्षरता दर 99.2% जी। और अपनी और मतलब आप इमेजिन नहीं करें कि क्या आते आते हम लोग कहाँ आ जाते हैं। जैसे मैं एक और आपसे एक उदाहरण दूँ, जो कॉलेज ड्रॉप आउट रेशियो है जी, कि जो बच्चे कॉलेज जाने से बीच में छोड़ना पड़ता है इनको कॉलेज, उसमें हम सबसे नीचे हैं। प्रति व्यक्ति आय में आप इमेजिन करें कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। जो विकसित देश है उनकी प्रति व्यक्ति आय है 33 लाख, अगर रुपए में हम नापें तो लगभग 33 लाख रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय सालाना जी। भारत देश की क्या है? 2,05,000 सालाना है भारत देश, नेशनल डाटा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की 1,09,840 जी। और उसमें सबसे कम किस राज्य की है? बिहार की। कितनी? 76,489 जी। और अब बुंदेलखंड की आप AI के माध्यम से मैंने रिसर्च किया है जी, तो बुंदेलखंड की पता कितनी है सालाना है? 63,769 रुपये जी। एक व्यक्ति यहाँ का, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 63,769 जी। 2-4-10 रईस होने से हमारी स्थितियाँ नहीं बदल जाती हैं। हम तो कमजोर है ना, हमारे यहाँ रोजगार का कुछ साधन ही नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं, तो ये तो कमजोर रहेंगे। हम अपने बच्चों को बाहर ना पढ़ने भेज सकते, ना खेलने के लिए भेज सकते हैं, हम तो कमजोर रहेंगे, हम लगातार कमजोर होंगे। एक और मैं चीज़ बता दे रहा हूँ इस बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जाने जी। इसका एकमात्र 2 लाइन में मैं बता दे रहा हूँ कि इसका एकमात्र उपाय क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ पर रोजगार सृजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपनी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, उसको लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। इसका एक तरीका यह है कि आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए जी, या जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी चीज़ें खुद बनाइए जी। इसको समझिए, बहुत गंभीर बात है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे, आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं है, तो ये तो इनको बढ़ाइए आप जी। मैन्युफैक्चरिंग के जो यूनिट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। यहाँ खासतौर से महोबा ज़िले में कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई उद्योग यहाँ नहीं है। पहली बार जो कंजम्पशन की चीज़ें हैं उस पर भी हम डिपेंड दूसरी जगहों से करते हैं, तो हमारा पैसा वहाँ चला जाता है। जैसे हम हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें कॉपी हो गई, हमारे लिए कपड़े लत्ते हो गए, हमारी डेली रूटीन की चीज़ें सब बाहर से आती हैं, तो हम कंजम्पशन बाहर से कर रहे हैं, तो जो हम कमा रहे हैं वो बाहर चला जा रहा है। लोकल इकोनॉमी यहाँ की नहीं ग्रो कर रही है बिल्कुल। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है, शायद मैं चाहता हूँ लोग समझें, पढ़े लिखे लोग समझें, उसको बताएं लोगों से। एक होता है CD रेशियो। CD रेशियो होता है कैश डिपॉजिट रेशियो जी। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट नहीं लग पा रही इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। कैश डिपॉजिट रेशियो ये है कि टोटल जितना कैश डिपॉजिट हुआ, मान लो 100 रुपये डिपॉजिट हुआ आपके बैंक में, आपका पैसा, इस बुंदेलखंड के लोगों का पैसा 100 रुपये डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो उसके सापेक्ष आपको लोन कितना मिल रहा है, वो आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा फिर घूम रहा है जी। आप इसका मैं आपको एक डाटा मैंने निकाला था, AI से ही निकाला था। विकसित देशों में CD रेशियो है 85 से 90%। अगर 100 रुपये वहाँ जमा होता है तो 85 से 95 रुपये, सॉरी 85 से 95 रुपये वापस लोन के रूप में आपको मिल जाता है और इकोनॉमी में घूमता रहता है जी। भारत का जो डाटा है वो 77 है, 77%। मतलब 100 रुपये जमा होता है, देश का नेशनल डाटा है, तो 77 रुपये इकोनॉमी में घूमता है। कई राज्यों का 100 से ऊपर है। आंध्र प्रदेश में अगर 100 रुपये जमा होता है तो 102 रुपये वो दूसरे राज्यों का भी उठा के आपको दे देते हैं, 102 रुपये इकोनॉमी में घूमता है। तमिलनाडु में 105% है जी। और बुंदेलखंड का आप सोचें कितना है, इमेजिन करिए, 42 से 46। 42 से 46 कितना अंतर कि आपके यहाँ 100 रुपये आप जमा कर रहे हैं और आपको लोन में कितना मिल रहा है आपके लोगों को? 42 से 46 रुपये।
तो आपका पैसा दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है, तो वहाँ की इकोनॉमी में घूमेगा, वो वहाँ की लोगों को डेवलप करेगा, आपको नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ कोई यूनिट नहीं लगती, इसी वजह से यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं होता, इसी वजह से जो कृषि है कमर्शलाइजेशन नहीं होता है, इसी वजह से हम मार्केट डेवलप नहीं हो पाता। जब मार्केट डेवलप नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत कमजोर रहेगी, लोग गरीब रहेंगे। तो ये करने के लिए एकमात्र उपाय है कि मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा, और आप लोगों मेन चीज़ है कि आप लोग आवाज़ उठाना शुरू करें। आप लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो होगा क्या? आवाज़ उठाइए और इसको सीडी रेशियो को बढ़ाइए। लेकिन वो अब उसमें भी क्या है, 42 से 46 रुपए लोन के रूप में मिलता है, 46%। वो भी गिने चुने लोगों को मिलता है, उसका एक पैटर्न है, जिनकी सेटिंगें हैं, जिनकी जुगाड़ है उनको मिलता है, बाकी लोगों को तो जनरल पब्लिक को लोन नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता, दिखावा कर देंगे, दिखावा कर देते हैं। तो आप सोचिए कि कैसे विकसित होगी इकोनॉमी हमारी। तो ये चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसको ठीक करने अगर हेल्थ सेक्टर में चलें, चूंकि मैं चिकित्सक हूँ, बिल्कुल समय ना हो, समय ज़्यादा नहीं हो तो मैं 2 मिनट बिल्कुल बताइए। बिल्कुल हेल्थ सेक्टर की स्थिति इतनी खराब है, आप चाहे शिशु मृत्यु दर पे बात कर लें, बिल्कुल चाहे मैं किस दिन आपसे डाटा डिस्कस अलग से करूँगा, जो कि वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का बिल्कुल डाटा है, और प्रति व्यक्ति डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर और जो मरीज है उसका रेशियो, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ जी। विकसित देशों में एक डॉक्टर 250 से 300 मरीजों पे एक डॉक्टर है जी, विकसित देशों में। और नेशनल रेशियो कितना भारत का? 877। 877 लोगों पे एक डॉक्टर जी। और अब इमेजिन करिए बुंदेलखंड का क्या है, 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर। तभी तो यहाँ का डॉक्टरों की कमी है, यही तो हालत है। यहाँ के विधायक सांसद खुद बोलते हैं मांग, हम लोग मांग ही नहीं पाते, ये हमारी कमी है। हम लोगों ने भैया क्या किया है, चूंकि हम लोग जब तक हम अच्छी चेतना वाले लोगों को सदन में नहीं भेजेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है जी। हम लोग क्या हमारे चुनाव में जो हम अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, क्या उसमें शैक्षिक योग्यता, आपका आचरण, आपका चरित्र, ये कोई मुद्दा होता है? नहीं होता है जी। चुनाव में मुद्दा क्या होते हैं, चालाक लोग दूसरे मुद्दे बना देते हैं जी। वो भैया उनके साथ 100 गाड़ियाँ आई थी, ये मुद्दा है। ये कौन सा मुद्दा भाई? 100 गाड़ी लेके, जैसे हम आप हैं, आपको एक गाड़ी मुश्किल पड़ी होगी मेंटेन करना, मुझे एक गाड़ी मुश्किल पड़ती है, आम मध्यमवर्गीय परिवार के व्यक्ति को एक गाड़ी मुश्किल पड़ती है, तो 100 गाड़ी कोई चला रहा तो कहाँ चला रहा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन वो आपका दिमाग डाइवर्ट कर रहा है कि मैं बड़ा मजबूत आदमी हूँ, मैं आपकी देखभाल करूंगा, और दिमाग आपको साइड मजबूत कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति एक गाड़ी खरीद ले, इस पे ध्यान उसका होना कि वो खुद 100 गाड़ी लेके चले जी। तो हमको थोड़ा सोच अपनी बदलनी होगी हल्की सी जी। अगर हम ये नहीं बदलेंगे, हमको आचरण योग्यता का ध्यान देना होगा, विजन का ध्यान देना होगा, ऐसे लोगों को सदन में भेजना होगा ताकि इन चीज़ों की बात होना शुरू हो जाए, हमारा सीडी रेशियो बेहतर हो, हमारे यहाँ बेसिक प्लेटफॉर्म डेवलप होना शुरू हो जाए। और जो आपने एक और सुनी होगी कि यहाँ से केंद्र से या लखनऊ से यहाँ 100 रुपये आता है तो 20 पैसे 30 पैसे लगता है, बाकी 30 रुपये लगता है, 20-30 रुपये, बाकी 60-70 रुपये खप जाता है। सुना है ना? बिल्कुल। ये हमारी आपकी कमी है ना, हम प्रतिनिधि ऐसे भेज रहे हैं कि उसकी निगरानी रखवाली नहीं कर पा रहे जी। अब बात आती है, आपके अनुसार क्या लगता है कि जहाँ यहाँ से कोई यदि राजनीति और उसमें नेतागिरी में आता है या चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसके क्या गुण होने चाहिए? क्या उसको कोई ऐसा मानक निर्धारित कर देना चाहिए कि ये योग्यता होनी चाहिए? ये बहुत गंभीर है, मतलब ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। और एक प्रकार से मैं तो ये कहूँगा, मैं ये और सबसे फिर कहना चाहूँगा कि ये इसको और लोग सुने, जो हमारे साथी हमसे छोटे जरूर सुने, ये तो हमसे बड़े भी हमसे सुने जी। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे लोग ट्रेन नहीं है, ट्रेन मतलब प्रशिक्षित नहीं है, खास तौर से बुंदेलखंड के लोग। तो मैं आपसे जो मेरे युवा साथी, जो पढ़े लिखे साथी हैं, आप अभी कीरत सागर पे आपने बड़ा शानदार आयोजन कराया था, बड़ा, तो वहाँ जो साथी है हमारे, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, या जो भी यहाँ नौकरी पे पेशा लोग हैं यहाँ के, वो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो यहाँ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बड़ी जगहों में पढ़ रहे हैं, वो जरूर इस बात को सुने। हम आपको प्रशिक्षित अपने लोगों को करना पड़ेगा जी। जैसे हमको एक मोबाइल खरीदना है, आपको एक मोबाइल खरीदना है जी। आपको मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता तो आप खराब मोबाइल लेके आएंगे। जो चालाक दुकानदार आपको अपना खराब माल भी आपको लच्छेदार बातों में बेच देगा, और मोबाइल के आपको फीचर के बारे में नहीं पता, मोबाइल की फंक्शनिंग के बारे में नहीं पता तो बेच देगा। आपको एक कार खरीदनी है, आप चूंकि कार के बारे में कुछ नहीं जानते, तो एक बदमाश जो दुकानदार होगा वो आपको खराब कार भी आपको टिपा देगा जी, दे देगा। अब आपको ट्रेन होना बहुत जरूरी है कि आप कार के बारे में समझें, तब तो अच्छी कार खरीद पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है राजनीति के बारे में, हमको नहीं पता कि हमको कैसा नेता चाहिए। नेता चुनने का जो हमारा कोई प्रशिक्षण तो हुआ नहीं है कि हमको अच्छे नेता कैसे चुनने जी। तो आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ में प्रशिक्षित हैं, वो ट्रेन करें अपने साथियों को जी। नेताओं में आपको सबसे पहली जो चीज़ देखने योग्य है वो ये है, क्योंकि सारी ताकतों में सबसे ऊपर ताकत है राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक ताकत, उसके बिना सब शून्य है। बिल्कुल अगर वो गलत हो गई तो सब कुछ गलत है, अब तक चीज़ें पहुँचेंगी ही नहीं।
तो पहली चीज जो आपको नेता में देखनी है वो ये देखनी है कि उसका आचरण क्या है जी। दूसरी देखनी है कि उसका चरित्र कैसा है जी। तीसरी देखनी है कि योग्य कितना है, पढ़ा लिखा कितना है जी। वो जो मॉडर्न चीजों को, आधुनिक चीजों को समझता भी कि नहीं। दुनिया एआई तक पहुंच गई जी। है, चांद तक पहुंच गए हम जी। लोग, और वो ऐसा तो नहीं है कि वो दकियानूसी बातें कर रहा हो, पढ़ा लिखा हो, समझता हो चीजों को, उसका विजन हो, क्षेत्र से उसे प्रेम हो, उसका विजन हो, उसका कोई एक सोच हो कि हम क्षेत्र को कैसे विकसित करें। और सबसे अंतिम चीज, उसका जो आजीविका के साधन हो वो 2 नंबर के ना हो, उसकी जो आजीविका हो 1 नंबर के पैसे से हो। अगर वो 2 नंबर के काम करता है तो वो और ज़्यादा 2 नंबर के काम करेगा जब उसके बाद ताकत आएगी। तो ये एक आदत है। तो मैं अपने साथियों से कहूँगा कि आप प्रशिक्षित होइए, अच्छे नेता चुनिए, और नेताओं से कहूँगा कि आपका काम है व्यवस्थाओं को ठीक करना। अगर व्यवस्थाओं में कोई कमी है तो उन व्यवस्थाओं की कमियों को दुरुस्त करना, उनको दूर करना, ताकि मानव हित होता रहे। आपका काम व्यवस्थाओं की कमियों में से जगह निकाल के मुनाफा कमाना नहीं है। अब आपको क्या लगता है, राजनीति में 100% कोई ईमानदार रह सकता है? जनता का सवाल रहता है कि यदि नेता झूठ ना बोले तो चुनाव ना जीत पाएगा, झूठे वादे ना करे तो चुनाव नहीं जीत पाएगा। क्या लगता है आपको, राजनीति में 100% ईमानदार रह सकते हैं? देखिए 100% या 0% ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए ये तो एक यूटोपिया है, मतलब ऐसा है कि ये कपोल कल्पना टाइप की चीज़ है। आप ज़्यादातर जो आपके कर्म हो वो अच्छे हों जी। 100% मान लो इसको आप अगर करेंगे ना तो ये तो एक खिड़की से निकलने वाली बात हो गई। ये ऐसे हो गई जैसे अपने गलत कामों को जायज़ ठहराने वाली बात हो गई जी। जैसे एक आदमी बहुत बेईमान है जी और एक बहुत ईमानदार है, लेकिन उससे धोखे से कोई कार्य हो गया जी। तो कहोगे देखो तुमने भी ले किया था जी। बस। तो आपकी इस चक्कर में आपकी 100% बेईमानी माफ हो जाए, ऐसा नहीं। जी। बेईमानी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जी। अगर आप अच्छे हैं, गलतियां देखिए, भूल बस, चूक बस या मजबूरी बस कुछ हो रहा है, धोखे में हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जानबूझ के की हुई बेईमानी को धोखे में की हुई गलतियों से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल राजनीति में रह के मैं बिल्कुल 100% कहता हूँ लोग ईमानदार रह सकते हैं, व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, और राजनीति से अच्छा कोई सशक्त माध्यम नहीं है सेवा करने का। अगर आपके मन में अपने देश से प्रेम है तो इस माध्यम को चुनिए। अपने यहाँ इसमें एक और मैं बात कह दे रहा हूँ, क्या हो रहा है कि हमारी जो पारिवारिक जो मूल्य हैं वो अलाउ नहीं करते अच्छे लोगों को राजनीति में आने के लिए। जी। जैसे इसको समझिए, बहुत ये बड़ा गंभीर मेरी चिंता का विषय रहा है। जी। आपके यहाँ कोई बच्चे, मान लो आपके 3 बच्चे हैं जी। किसी परिवार में, सब लोग सुन रहे होंगे इस बात को, तो आपका बच्चा जो पढ़ने में बहुत होशियार होगा, योग्य होगा, अच्छा होगा, आप कभी नहीं कहेंगे कि बेटा तुम राजनीति में जाओ। आप उसको भेज देंगे दिल्ली, कोटा, लखनऊ, बाहर पढ़ाएंगे, या वहाँ नहीं भेज पा रहे होंगे तो महुआ भेज देंगे, कहीं ना कहीं कश्मीर भेज देंगे, उसको पढ़ाई कराएंगे। और किस लिए पढ़ाई कराएंगे कि तुम नौकरी करो, नौकरी करने के बाद अपना सेटल हो जाओ। परिवार का जो बच्चा फेलियर होगा, नहीं पढ़ पा रहा होगा, अगर चुनाव लड़ाने की आपका माहौल बना तो आप उस बच्चे को कहेंगे तुम चुनाव लड़ जाओ। जी। ये होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एक भी पढ़ा लिखा बच्चा जो अच्छा होशियार बच्चा हो, मैं गारंटी देता हूँ, सब परिवारों के लिए मतलब गारंटी है। महोबा जिले में जितने इंटर कॉलेजेस हैं, आप पिछले 30 साल का डाटा निकाल लीजिए, शायद ही कोई बच्चा, बहुत गिने चुने होंगे तो उंगलियों पे होंगे, टॉपर लड़का राजनीति में नहीं होंगे। क्यों नहीं? टॉप 3 नहीं, टॉप 5 नहीं, टॉप 10 नहीं। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको सुरक्षित भविष्य की तलाश में ऐसी जगह भेजना चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। तो क्या राजनीति में सुरक्षित नहीं? थोड़ा सा निश्चित है अपने यहाँ, लेकिन अगर लगातार यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता रहा, लगातार पलायन होता रहा, प्रतिभा पलायन, अच्छे बच्चे इस क्षेत्र से जाते रहे तो ये क्षेत्र तो कबाड़ हो जाएगा। ये क्षेत्र कबाड़, इसलिए तो कहते हैं कबाड़ तो वही है। अब सदन में आप देख लीजिए, समोसा में चर्चा हो रही है, कोई उसमें मुद्दे इसलिए हो रहा है। हम जब तक पढ़े लिखे बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे, अच्छे आचरण वाले, अच्छे चरित्र वाले बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे, कोई भी क्षेत्र कबाड़ हो जाएगा। आप डॉक्टरी में गधे बच्चों को भेजना शुरू करिए, आप इंजीनियरिंग में जैसे कोई वैज्ञानिक संस्थान हो वहाँ पे आप कबाड़ियों को भेजिए तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ तो आप कंपटीशन कराते हैं, अच्छाई का कंपटीशन होता है, टैलेंट का कंपटीशन होता है, आपकी क्षमता का कंपटीशन होता है। यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब आप ऐसा करेंगे, हम खुद ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, तो मैं गार्जियन से कहूँगा कि आपका बच्चा अच्छा है। मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि वो जिस चीज़ के लिए बना है, आप डूबने से मत डरिए, उसे समुद्र का सीना चीरने दीजिए। हो सकता है वही इतिहास बदले और वही आपको सर को गर्व से ऊंचा करे, आपके क्षेत्र का नाम रोशन करे। अब बात आती है, आप क्षेत्र में घूमते हैं, लगातार घूमते हैं, तो अब आप ये आता है कि जनता आपको विश्वास कैसे करे आपके ऊपर, आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? तो ये चीज़ें आती हैं कि क्या सच में चुनाव जीतने के बाद बदल जाते हैं नेता, या फिर ये मजबूरी हो जाती है उसकी पद पाने के बाद? नहीं, मजबूरी कोई, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता और मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ पता क्या है, आप एक प्रेशर ग्रुप बनाइए, नेताओं के टच में रहिए, आप उनको बेईमान बनने के लिए प्रेरित ना करें, आप उनको ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करें। जैसे मैं अपने साथियों से भी कहूँगा, जैसे मैं अभी राजनीति में हूँ, कल के दिन अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा कि मैं कुछ गलत करना शुरू कर दूँ तो आप प्लीज़ मुझे टोकिए और मुझे आंखों में आंखें डाल के कहिए कि भाई साहब आपने बात कही थी, आप ऐसा कर रहे हैं। आप इतना प्रेशर बनाइए, चापलूसी में मत रहिए, इतना प्रेशर बनाइए कि चाह के भी कोई गलत काम ना कर पाए। यहाँ हो जस्ट उल्टा रहा है। शांत लोग, देखो इसमें पेश क्या है समझिए, जो शांत लोग, जो अच्छे लोग हैं,
वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जी। ठीक है, वो अच्छा ही चाहते हैं लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेते। नेता की मदद कौन करते हैं? गलत लोग जो खराब, जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो वो लोग नेता की मदद करना चाहते हैं। जब वो मदद करेंगे तो उसके बदले में तो वो तो खराब काम करेंगे, उनको वो कुछ कह भी नहीं पाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं, जो अच्छे लोग हैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। एक सोशल प्रेशर ग्रुप बनाइए, ऐसा ग्रुप जो हर गलत चीज का विरोध करता हो ये चीज, और अच्छे नेताओं को संरक्षण दीजिए। वो आपकी धरोहर है, अगर उनको आप संरक्षित करेंगे, उनको गलत चीजों से बचाएंगे, उनको लांछनों से, उनको तहमतों से, उनको पूंजीवादी आक्रमणों से बचाएंगे। पूंजीवादी आक्रमण होंगे आप कुछ, जैसे आप एक चीज, एक कहावत है ना, वन मैन्स फूड अदर मैन्स पॉइजन। एक चीज के लिए अच्छी चीज दूसरी चीज के लिए जहर हो सकता है। एक मैं अच्छी कहावत बता दे रहा हूँ आपको, ईटिंग रेड might be right for the snake but 100% wrong for the rat। एक चूहे को खाना सांप के लिए ठीक है, सांप के हिसाब से ठीक है, सांप क्या खाएगा, उसको तो भोजन है बिल्कुल, और चूहे की तो जान चलेगी, उसके हिसाब से बहुत गलत है जी। तो ये मैटर ऑफ परसेप्शन है। इसमें आप ये समझिए कि आप सही चीजों के फेवर में खड़े रहिए। आप अगर उसका साथ छोड़ देंगे, उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो वो क्यों लड़ेगा आपके लिए? तो आप संरक्षित करिए, अच्छे लोगों को संरक्षित करिए, प्रेशर ग्रुप बनाइए, और उस पर इतना दबाव रखिए पहले से ही कि वो गलत काम कर ही ना पाए जी। अब बताती है कम शब्दों में बुंदेलखंड के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, राजनीति के तौर पे हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कम शब्दों में आज के युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? वीरभूमि बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, इसको सिर्फ कहने की वीरभूमि ना रहे। मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ, ये हमारा देश हमको बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाएं मिली हैं, मानव शरीर हमको बड़ी मुश्किल से मिला है, ये धरती हमको बड़ी मुश्किल से मिली है। तो दोस्तों, किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा हमको करनी है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था संरक्षित रहें, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और बेहतर रूप में चलती रहें। यहाँ किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो पाए, किसी व्यक्ति कोई भूखों ना मर पाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत आपका कमज़ोर साथी, कमज़ोर भाई, उसको हाथ उठा के आपको बढ़ाना है। कोई बच्चा जो यहाँ पैदा हो रहा है उसके साथ अन्याय ना हो पाए, अवसरों में कोई भेदभाव ना हो पाए। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको शिक्षा की व्यवस्था हो, स्टेट फंडेड फ्री एजुकेशन। अगर वो खेलने में अच्छा है तो खेलने के सारे साधन रहें। अगर वो कला के किसी क्षेत्र में अच्छा है तो कला के सारे साधन रहें। इसके लिए लगातार प्रयास करिए। अगर वो कुछ नहीं भी कर पा रहा, शरीर से अच्छा है, तो रोजगार के सारे साधन मौजूद रहें। युवा इतना ध्यान दें कि अल्टीमेट जो आपका लक्ष्य है वो एक बेहतर समाज बनाना है, और बेहतर समाज बिना राजनीतिक व्यवस्थाओं के बेहतर नहीं हो सकता। अगर आपके टॉप पे बैठे लोग बेईमान हो गए, टॉप पे बैठे लोग खराब हो गए, आप एक बेहतर समाज का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप लोग बढ़ चल के इसमें हिस्सा लीजिए। जितने अच्छे लोगों में कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा राजनीति में, उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। आपके लोग, अच्छे लोग राजनीति में, जो नीति निर्माण जहां होता है अनिल भाई, वहां आवाज उठाने वाले लोग ढंग के पहुंचना शुरू हो जाए। आप विश्वास मानिए, आपने कितने दिनों से, मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने पश्चिम यूपी के नेताओं को दहाड़ते हुए सदन में सुना होगा, बिल्कुल। लखनऊ के नेताओं को दहाड़ते हुए सुना, पूर्वांचल के नेताओं को दहाड़ते, बुंदेलखंड के किस नेता को आपने सदन में दहाड़ते हुए सुना है? ईमानदारी से बताइए। कोई नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं सुना है जब तक हम ऐसे लोगों को ही नहीं भेज पा रहे। क्यों नहीं सुने? कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं, मैं सबको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत सम्मानित बड़े अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन अपर्याप्त है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं कुछ होगा। और बोलने के लिए आपको एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि उनको लगे कंपटीशन उन लोगों में हो, पढ़े लिखे लोगों में कंपटीशन हो, अच्छे लोगों में, नैतिक लोगों में कंपटीशन हो। और नैतिकता को आपको खुद ही, जनता को भी, युवाओं को भी नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा, और नेताओं से भी तभी अपेक्षा कर पाएंगे कि वो नैतिक रहें। अब बात आती है, मैंने कभी डॉक्टर साहब को कभी भौकाल दिखाते नहीं देखा। जब भी वो सिंपल गए हैं, कहीं गए हैं, तो क्या आजकल के युवा को या वोटरों को या जो भी वोटर आने वाले हैं उनको गाड़ियों की संख्या देख के वोट देना चाहिए या फिर नेता देख के करना चाहिए? वो कैसे पहचाने? बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला रहता है। किसी ने गाड़ी 100 देखी, आपने भी बात भी की थी, 100 गाड़ी देखी, उन्होंने इसका माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, वो वैसे वोट देना चाहिए फिर, या सिंगल? कई ऐसे होते हैं सिंगल गाड़ी नहीं है। ये पेड़ होते हैं भाई, जो गाड़ियाँ होती हैं वो पेड़ होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे किसी को चुनाव लड़ना है तो वो बजट अपना बना के चलता है जी, ठीक है। अब जैसे अब मेरे पास करने के लिए आपको, मेरे पास कोई विजन नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे चर्चा बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों का ध्यान मेरे साइड आ जाए जी। तो फिर मैं ऐसा काम करूँगा। ये बड़ा सस्ता सौदा है, और जो हम लोग करते हैं बड़ा महंगा सौदा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको एक गाड़ी आपने किराए से लेनी है, आपको एक गाड़ी आपको मान लो महोबा से लेके पनवाड़ी तक या कुल पहाड़ तक एक रैली निकालनी है, तो अपनी कुछ प्रोग्राम में आपको जाना है, तो एक गाड़ी का खर्चा मुश्किल से 1,500 रुपये आएगा ठीक है। तो आप 1,500 रुपये में एक गाड़ी होगी, 500 रुपये आप दे दीजिए ड्राइवर को। आप दे दीजिए कि 2-3 लड़के बैठा लियो, 2-3-4 लड़के बैठा लियो, और उनका गुटखा पानी का खर्चा हो गया, समोसा 4 समोसे का खर्चा हो गया। तो ये आपने, तो एक गाड़ी का कितना खर्चा है? 2,000। आपने 50 गाड़ी बुक कर दी, उसी को कह दिया कि 50 गाड़ी के लिए 1 लाख रुपए उसको दे दिए, 50 गाड़ी बुक कर दी, तो और पीछे अपनी चिट लगा दी 50 गाड़ियों में, और 2-4 गाड़ी चूंकि आप जो है तो आपके दोस्त यार भी आ जाएंगे, खुद की आपकी एक गाड़ी रहेगी, तो आपकी 50-55-60 गाड़ी हो गई। आपने यहाँ से रैली निकाल दी, खर्चा कितना हुआ आपका? 1 लाख रुपये। और लोगों को लगा
उस 1 लाख का 1 रुपये भी जनता के हित में खर्च नहीं हुआ। और लोगों को क्या लगा कि यार बड़ा भोकाली है। भोकाली कुछ नहीं है, मैंने बुकिंग कर ली थी गाड़ियों की, भोकाली कौन सा होता है जी। तो ये लोगों को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, इससे बचिए। 4 बंदूक वाले 6 बंदूक वाले क्यों हमको चाहिए? जब हम अच्छे व्यक्ति हैं, हमारी किसी लड़ाई नहीं तो हमको क्यों चाहिए? हमको गाड़ियों का काफिला क्यों चाहिए? मैंने आपसे कहा कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोग गाड़ी खुद खरीद पाएँ। यहाँ के लोग यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इस क्षेत्र का कराएंगे, कमर्शलाइजेशन कराएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गया, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे इस क्षेत्र में, जैसे 3 उदाहरण में दे रहा हूँ, 1 मिनट में दे दूँगा जी। बिल्कुल। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, बिल्कुल। लेकिन और इस क्षेत्र के साथ एक और डाटा मैंने निकाला था, आपको बताना भूल गया जी। कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो विकसित देशों में 1 से 3% है। उनका अगर 100 रुपये की जीडीपी है तो 1 से 3 रुपये उनका कृषि से आता है जी। और भारत देश का ये कंट्रीब्यूशन है कृषि में 17 से 18%। और बुंदेलखंड का पता कितना है? इसकी कुल जीडीपी का 45 से 50% कृषि से आता है जी। मतलब हम कृषि पे इतने डिपेंडेंट है। और कृषि की बिल्कुल समझ लो भदबिटी पड़ी है। हमारे पास अच्छे बीज नहीं है, हमारे पास खाद की किल्लत रहती है, हमारे पास सिंचाई के साधनों की किल्लत रहती है। तो और अक्सर हमारा जो मौसम है वो धोखा दे जाता है, मानसून हमारा धोखा दे जाता है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो अब सोचिए हमारी 45% से 50% निर्भरता है हमारी जीडीपी की कृषि पर, और कृषि हमारी अनिश्चित है क्योंकि हमने इसके लिए कभी कुछ नहीं किया। एक डाटा और है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का डाटा है कि लगभग 85 से 86% जो किसान हैं लघु और सीमांत किसान हैं, मतलब छोटी खेती वाले, छोटी जोत के किसान हैं। तो लघु सीमांत अब सब समझते होंगे, किसान होंगे तो बड़े छोटे, उनके पास 12 बीघे से कम जमीन है। सोचिए 12 बीघे में सबके पास 2-2 बच्चे हैं। अगर 2-2 बच्चे उनके पास हैं तो वो और कम बची, अगली पीढ़ी तक वो 1-2 बीघे बचेगी। तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? हमने कमर्शलाइज कराया नहीं, कोई फैक्ट्री लगवाई नहीं। मैं आपसे एक दिन में इस पर मैं जगह जगह मुद्दा उठाता हूँ कि अगर हम लोग, हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, राज क्षेत्र पूरे में गन्ना होता है, पनवाड़ी पूरे ब्लॉक में गन्ना होता है, बेलाताल पूरे ब्लॉक में गन्ना होता है, खूब दबा के गन्ना होता है, चरखारी में आधे से ज़्यादा हिस्से में गन्ना होता है, कुछ हिस्से में झांसी जितने में गन्ना होता है। अगर एक बेल्ट में एक यहाँ पे चीनी मिल लग जाए, विश्वास मानिए उद्धार हो जाए। चीनी मिल का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रिस्क, बहुत कम मेहनत और कम रिस्क में गन्ने की फसल को ना तो आपकी अतिवृष्टि नुकसान पहुँचाती है, ना ओले नुकसान पहुँचाता है, और इतना नगद फसल है कि आपने सीधा कटवाया और चीनी मिल में तुलवा दिया। तो एक हम कह रहे हैं 2500 टीसीडी क्षमता की या 5000 टीसीडी क्षमता की एक सरकारी चीनी मिल यहाँ हो जाए। ये बहुत कठिन नहीं है, इसका मैं विस्तृत आपको बता दूंगा, बड़ा आसान है। अगर आपका प्रतिनिधि, यहाँ से होने वाला प्रतिनिधि ढंग से अपनी बात रख सकता है कि सब 1 से 2 करोड़ लोग यहाँ पे और रोजगार के संकट के लिए सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, तो इनके लिए आप अगर 400 से 500 600 करोड़ रुपए का खर्चा है, उसमें 600 करोड़ रुपए सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। वो चाहे तो कर सकती हैं, बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो अगर एक चीनी मिल यहाँ हो गई तो विश्वास मानिए उद्धार हो जाएगा। क्या डॉक्टर साहब को मौका जनता ने दिया तो ये चीजें बिल्कुल करेंगे, इसके लिए जान लगा देंगे, बिल्कुल दम से करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि यहाँ के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। बिहार से ज़्यादा पलायन हमारे यहाँ से लोग करते हैं, आप इमेजिन करेंगे। हमको पलायन हब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे से भाग जाते हैं बाहर, बिल्कुल जाते हैं, इसलिए जाते हैं, रोजगार नहीं है। ये हो जाएगा तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, रोजगार यहाँ हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जैसे जमीन हमारी मान लो कि बहुत उपजाऊ ना सही, मान लो पश्चिम यूपी जितनी उपजाऊ ना सही, पंजाब जितनी उपजाऊ ना सही, लेकिन जब जैसी जमीन हो, जमीन में जो चीज़ें होती हैं उसके संबंध में मार्केट डेवलप कर लें। 2 उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ सिट्रस पौधे के लिए बुंदेलखंड की, जो सिट्रस मतलब नींबू कुल के खट्टे पौधे, उनके लिए बुंदेलखंड की जमीन बड़ी मुफीद है। और बेर हमारे यहाँ बहुत होते हैं, बेर के लिए हमारी जमीन बड़ी मुफीद है। चाहे जहाँ बेरी लगा दो वहीं हो जाती, मेरा लगाया हो जाती। अगर अच्छी नस्ल के पेड़ लगाए जाए तो बहुत बेर हमारे यहाँ होता है। और बहुत, अगर हम बेर से संबंधित, बेर के तमाम उपयोग हैं, बहुत सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो बनती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे मुरब्बे में इस्तेमाल होती है, एडिबल्स में बहुत सारी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है। अगर वो कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग जाए बेर संबंधित, या नींबू से संबंधित कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, नींबू का इस्तेमाल कितनी कोल्ड ड्रिंक से लेके हर जगह लगता है, हर जगह दवाओं में होता है, मेडिसिनल उपयोग होती है, कई जगह पर उनका होता है, खाद्य पदार्थों में नींबू का उपयोग होता है। उससे संबंधित 2 बड़ी यूनिट यहाँ लगवा दीजिए बुंदेलखंड में, किसान यहाँ का बेरोजगार नहीं रहेगा। अच्छी जमीन में गन्ना लगाइए और जो खराब जमीन वहाँ बेर और नींबू लगा दीजिए, भयंकर होता है, किसान की पूरी वो समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है चरखारी सीट, हमेशा अपने आप में हॉट सीट रही है। बुंदेलखंड का नाम आए और चरखारी सीट का नाम ना आए, आप उस चरखारी से दावा भी पेश कर रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या इस बार चरखारी में कुछ उलटफेर होगा? क्या इस बार कुछ अलग होने वाला चरखारी? होना चाहिए, बिल्कुल होने के लिए लोगों के अंदर आग है, मतलब आग लग गई है, आग लगी हुई है, पहले से भी लगी हुई थी। कुछ थोड़ा सा क्या होता है ना कि मैंने बताया कि अभी लोग प्रशिक्षित नहीं है, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ, आप जैसे तमाम साथी आपके
जैसे आपके जिस चैनल से आप जुड़े रहे हैं, जनता का राज बहुत दिनों तक आप जुड़े रहे हैं, वो चैनल बड़े प्रशिक्षित करते हैं आप लोगों को। जिस दिन हम प्रशिक्षित करना शुरू कर दिए तो अच्छे लोग राजनीति में आना शुरू हो जाएंगे। और चरखारी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे बुंदेलखंड का अच्छे लोग 19 की 19 सीटों से अच्छे लोग आएंगे। चरखारी का एक और बताऊँ, चरखारी का एक दुर्भाग्य रहा है हमेशा से, ये बात मैं कहने में मुझे कोई हिचक या कोई संकोच नहीं है। हम लोग यहाँ से लोकल में एक, और मैं चूंकि मैं घूमता रहता हूँ जगह जगह, तो हर गांव में आप देखते होंगे मेरी बस्ती रहती है, तो एक नया एक सेंटीमेंट, एक नई भावना लोगों के मन में एक अंगड़ाई ले रही है। वो ये, वो पहले उतनी जोर शोर से नहीं लेती थी, इस वाले की क्रांतिकारी अंगड़ाई है कि हमको जो भी विधायक चाहिए, हमको क्षेत्र का चाहिए, क्षेत्रीय विधायक, क्योंकि चरखारी की सीट बाहर से हमको आयातित विधायक नहीं चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, हम लोग ये चीज़ और लोगों के मन में झांकते हैं। अब वो कितना आगे, ये तो क्योंकि हम लोगों को बड़ा सपोर्ट तो मिल ही रहा है और हम उम्मीद भी करेंगे कि लोग इस पर ध्यान दें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने लिए अकेला ये कह रहा हूँ, ये तो कॉमन एक वो है कि आपको तय करना पड़ेगा, समाज को, सोसाइटी को, चरखारी के लोगों को, महोबा जिले के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा लोगों को। जैसे जिस प्रतिनिधि को आप चुनने वाले हैं उसको आप पहले से विश्लेषण कर लें, आप एक मापदंड तय कर लें किन मापदंडों पे आपको उसको चुनना है। आपके मापदंड अभी तक सही नहीं रहे, इस वजह से आप लोग बहक के, दूसरे चीज़ों में बहक के, दूसरे के फर्जी प्रोपेगेंडे में बहक के आप लोग वोट करते रहे हैं, इसलिए क्षेत्र के साथ इतना अन्याय हुआ है। अगर आपके मापदंड सही हैं, आपके मापदंडों में आचरण हो प्रत्याशी का, आपके मापदंड में चरित्र हो, आपके मापदंडों में योग्यता हो, आपके मापदंडों में विजन हो, और आपके मापदंडों में क्षेत्रीयता भी हो। जो क्षेत्र का होता है वो क्षेत्र का दर्द समझता है, उसकी रिश्तेदारी लोकल में होती है, वो अगल बगल में उसका ममाना, उसका घर, उसका मौसी वहीं अगल बगल रहती है, दोस्त यार होते हैं, क्रिकेट खेलने जाता है तो वो जाता है सब जगह, तो वहाँ के दर्द को समझता है। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज़, और मुझे दिखाई दे रही होगा, मुझे पूरा मतलब मुझे भरपूर दिखाई दे रही है। क्या लगता है हमें, जब भी देखते हैं सोशल मीडिया में आपकी ज्यादातर मुलाकातें होती हैं अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से होती हैं, क्या जनता क्रॉस मान ले कि टिकट पक्का है, या टिकट नहीं हुआ तो क्या चुनाव आप लड़ेंगे या फिर दल बदल देंगे? नहीं, ये बिल्कुल दावा बिल्कुल नहीं है कि टिकट पक्का। ये टोटल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए उनके बारे में तो कुछ कहना ऐसे है जैसे सूरज को दिया दिखाना, समुद्र में 2 लोटा जल डालना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस दल में हूँ इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, सीरियसली। मैं चूंकि दलों से ज़्यादा मैं विचार पे अड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा विचार में ज़्यादा आस्था रहती है दलों से ज़्यादा, ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में शानदार है, अल्टीमेट है। माननीय अखिलेश यादव जी अभी तक, मतलब मैं जो उनको जितना समझा हूँ, बहुत अल्टीमेट व्यक्ति हैं, करिश्माई व्यक्ति हैं। वजह यह है कि चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं, वो चीज़ों को, अच्छे लोगों की कदर करते हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। उनके अंदर उनसे आप 10 मिनट बात कर लो, मैं आपको दावा कहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी में जुड़ जाएंगे, दावा करता हूँ। मेरा एक दोस्त एक बार गया था, मैं नाम नहीं यूज़ कर लूँगा, जो हर नेता को बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होता कि नेताओं से, वो मेरे साथ एक बार गया था, आप उसको भली भांति जानते हैं, नाम में नहीं ले सकता, सरकारी नौकरी में। वो एक बार मिला उनसे मिला, वो मानी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला। तो पहले तो वो ऐसी कह रहा था कि होंगे ऐसी, मिलने के बाद उस व्यक्ति ने इतनी तारीफ करी उनकी, जबकि वो, मैंने उसको किसी की नेता की तारीफ करती हुई सुना आज तक, उसने भयंकर तारीफ करी। तो वो वास्तव में करिश्माई व्यक्तित्व हैं और मैं जानता हूं कि वो अच्छे निर्णय लेंगे, जो हम लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, जो इस प्रदेश के लिए सही होगा, निर्णय लेंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। और ये बिल्कुल नहीं है, जो उनका निर्णय है उसके साथ हैं, अभी नहीं सदैव साथ हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं टिकट के लिए अकेला हम लोग, मैं अच्छा, इसमें एक पेंच है, मैं अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़कर, मैंने अपना जो भी अपने जीवन में अर्जित किया स्वयं से, और वो सब कुछ दाव पे लगा के मैं राजनीति जैसे एक, जिसे मैं पवित्र माध्यम मानता हूँ, उसमें हूँ। तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे एक चुनाव लड़ना है या मुझे कोई पद पाना, इसलिए नहीं हूँ। मैं सीरियसली व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हूँ, सीरियसली हूँ। और आप अगर एक चीज़ कभी ऐसा देख लें, जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं अब अपने रास्ते से भटक रहा हूँ, विश्वास मानिए मैं खुद को कर लूँगा, मुझे किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब तुम गलत कर रहे हो। मैं उस दिन मैं आमतौर पर बड़ी चीज़ों का ध्यान देता हूँ। आपने मुझे कभी भी किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं देखा होगा, कभी आपने मुझे कोई धंधा पानी करते हुए नहीं देखा होगा कि मैं 2 नंबर के धंधों में इन्वॉल्व हूँ, मैं दारू के ठेका के लिए इन्वॉल्व हो रहा हूँ या मैं बालू का ठेका चलाना चाहता हूँ, मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मुझे अंदर से बहुत गंदा लगता है। मेरे पास एक बहुत पवित्र रास्ते थे जीवन यापन के, उसको छोड़ करके मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं सीरियसली व्यवस्था परिवर्तन के लिए इच्छुक हूँ। और अगर हमारी सीनियर्स की अगर उस पर नजर इनायत रही और उन्होंने मौका दिया तो बिल्कुल हम लोग वो करेंगे भी। और हाँ, उनके साथ हैं, मानी जी के साथ हैं, उनका किसी कीमत पर साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पे, जब तक ये व्यवस्थाएं वास्तव में समाजवादी, ये बैलेंस बनाने की बात है, मैं पहले कहा था, मुझे बात तो समाजवादी बैलेंस तभी बनेगा जब समाजवादी